दोस्तों नमस्कार। हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में, और कल हम लोगों ने देखा था कि कारक लागत पर मौद्रिक मापन हम कैसे करते हैं और बाजार लागत पे हम कैसे करते हैं। तो कारक लागत हमने देखा था और बाजार लागत देखा था। आज हम देख रहे हैं तीसरा तीसरा क्या था? तीसरा हम देखेंगे मौद्रिक माप की विधियां निश्चित मूल्य पर। तो हम देख रहे थे मौद्रिक माप की विधियां। तो इसमें हम दो चीजों को एक साथ देखेंगे। कल हमने कारक लागत को और बाजार लागत को एक साथ देखा था, बाजार मूल्य को। आज हम देखेंगे निश्चित मूल्य पर और इसी के साथ दूसरा देखेंगे वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। यह कह रहा है कि जब मौद्रिक माप आधार वर्ष पर की जाए, जब मौद्रिक माप आधार वर्ष के मूल्य पर की जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे निश्चित मूल्य पर मौद्रिक माप या स्थिर मूल्य पर मौद्रिक माप। तो ये क्या होगा? इसे हम कहेंगे कि ये निश्चित मूल्य पर मौद्रिक माप है या स्थिर मूल्य पर मौद्रिक माप है। ये क्या है मैं बताता हूं अभी कि आधार वर्ष क्या है। और दूसरा कह रहा है कि जब मौद्रिक माप चालू वर्ष के मूल्य पर की जाए, चालू वर्ष के मूल्य पे। देखो आधार वर्ष क्या है? 2011-12। वर्तमान में चालू वर्ष क्या है? 2024-25। ऐसा समझो कि आप नमक खरीद रहे हो। क्या है? नमक। आप दाल खरीद रहे हो, आप चावल खरीद रहे हो, आप कुछ भी खरीदो। आपने कहा कि हम एक बेस ईयर मानेंगे। बेस ईयर हमने मान लिया 2011-12। ठीक है, 2011-12। अब बेस ईयर हम किसको मानेंगे उसका भी एक अलग सिद्धांत है, मैं भी इसको बता दूंगा। फिलहाल हम मानते हैं कि क्या है बेस ईयर 2011-12। तो मान लो उस समय नमक की कीमत थी 10 रुपये प्रति किलो, दाल की कीमत थी 100 रुपये प्रति किलो, चावल है 40 रुपये प्रति किलो। ऐसे हर वस्तु की अलग अलग कीमत होगी। तो राष्ट्र में जितना नमक है, जितना दाल है, जितना चावल है, जितनी अन्य वस्तुएं हैं, सबका मूल्य आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि यह आधार वर्ष पर मौद्रिक मूल्य है। कितना है? आधार वर्ष पर। लेकिन अब 2011-12 में नमक की कीमत 10 रुपए थी, अगले साल कुछ बढ़ा होगा। कैसे बढ़ा होगा? महंगाई। और भी कारण है बढ़ने के। मुख्य कारण क्या है? महंगाई है। बढ़ते 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 2024 आ गया और नमक की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए किलो। दाल की कीमत कितनी हो गई? 200 रुपए किलो। और ये कितना हो गया भैया? चावल 80 रुपए किलो। आप देख रहे हैं कि 11-12 में जो चीजें 10 की थी, 100 की थी, 40 की थी, 24-25 आते आते ये 20 का हो गया, 200 का हो गया, 80 का हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि ये जो वस्तुएं, ये जो प्रोडक्ट आपके पास था, ये कितने का है?
तो आप कहेंगे ये 150 का है। अब अगर यही आपको खरीदना हो तो ये कितने का हो जाएगा? अब ये 300 का हो जाएगा। इतनी ही वस्तु का मूल्य आधार वर्ष पे 150 था और उतनी ही वस्तु का मूल्य आज के वर्तमान वर्ष में 300 रुपए है। तो ये आधार वर्ष पर मौद्रिक मूल्य है 150 रुपए, ठीक है। और जो 300 रुपए है ये क्या है? ये वर्तमान वर्ष में, चालू वर्ष में मौद्रिक मूल्य है। तो आप यहां ये भी देख के बता सकते हो। पहले आप सुनते होंगे, जो घर में बुजुर्ग होंगे क्या कहते हैं, हमारे समय में 1 रुपए में 10 किलो चावल मिलता था, हमारे समय में 5 रुपए में देसी घी मिलता था, 2 रुपए में काजू की बर्फी मिलती थी। कहते हैं, सबके घर में कहते हैं। तो आप भी क्या बोलेंगे अपने बच्चे को? आप बोलेंगे, तुम्हें पता है 2011-12 में हम जब जाते थे बाजार में तो 150 रुपए में इतना सामान लाते थे। महंगाई देखो 2 गुनी हो गई। अब इतना ही सामान खरीदने के लिए 300 रुपए चाहिए होता है ना। तो बच्चा कहता है हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो क्या बोलेगा? पापा ऐसा है, 2011-12 में आप 4000 रुपए सैलरी पाते थे और आप सैलरी कितना पा रहे हैं? 8000 पा रहे हैं। तो तनख्वाह भी तो दुगना हो गया, वेतन भी तो दुगना हो गया। अरे वैसे में तो हम इसको समझ लें कि बेस ईयर पे जब हम गणना करेंगे तो वह निश्चित मूल्य पर मौद्रिक माप होगा, और चालू वर्ष में, जिस वर्ष में हम हैं, उस वर्ष के मूल्य पे यदि हम मौद्रिक माप करेंगे तो वो वर्तमान मूल्य पर मौद्रिक माप होगा, ठीक है। आइए अब आधार वर्ष को समझ लेते हैं क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, ये आसान था। लिखिए आधार वर्ष, इसको बोलते हैं बेस ईयर, ठीक है। देखिए इसके कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये है, प्रत्येक 5 वर्ष पर आधार वर्ष बदलना चाहिए। 5 वर्ष से बदलता नहीं है, बदलने में तो 8 साल भी लग सकता है, 7 साल लग सकता है, 6 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है। ये सिद्धांत है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर आधार वर्ष बदल देना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? आधार वर्ष वही वर्ष होगा जो सामान्य वर्ष हो। अब ये जो दूसरा वाला सिद्धांत है ना, यही पहले वाले सिद्धांत को पूरा नहीं होने देता है। सामान्य वर्ष का क्या मतलब है? ठीक है, देखो भाई सामान्य वर्ष क्या है। मान लो हम 2019-20 को आधार वर्ष बनाना चाहते हैं, क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसी वर्ष देश में चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, तो ये सामान्य वर्ष नहीं है। क्या हम 2020-21 को आधार वर्ष बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी टाइम कोविड आया था, ठीक है। हम उसी वर्ष को आधार वर्ष बनाएंगे जिसमें कोई चुनाव न हो,
मतलब किसी राज्य का चुनाव चलेगा, देश का चुनाव ना हो, आम चुनाव ना हो, लोकसभा का चुनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई महामारी वाला वर्ष ना हो, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो कोविड तो महामारी थी। कोई प्राकृतिक आपदा न आई हो, कहीं अकाल न पड़ा हो, कहीं सूखा न पड़ा हो व्यापक स्तर पर, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान रखेंगे। कोई मानव जनित आपदा न आई हो, देश में कोई युद्ध न चल रहा हो, कोई ऑपरेशन न हो रहा हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों ऐसा कहने के लिए मना किया जा रहा है? आखिर यदि ये सब होगा तो आधार वर्ष के निर्धारण में क्या समस्या है? समस्या को समझिए। हमने कहा कि 2011-12 हमने आधार वर्ष माना, ये एक सामान्य वर्ष है, बाजार सामान्य गति से चल रहा है, लोगों का जनजीवन सामान्य गति से चल रहा है, कोई हलचल नहीं, कोई तूफान नहीं। जैसे एक व्यक्ति का रूटीन होना चाहिए, जैसे एक समाज का रूटीन होना चाहिए, जैसे एक देश का रूटीन होना चाहिए, रूटीन सब फॉलो करने में कोई समस्या नहीं है। तो जब कोई समस्या नहीं है तो व्यक्ति की जो मांग होगी वो भी सामान्य होगी। तो जब मांग सामान्य होगी तो वस्तुओं की कीमत भी क्या होगी? सामान्य होगी। यदि मांग जो है वो सामान्य होगा तो कीमत भी क्या होगा? सामान्य होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यदि चुनाव चल रहा हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई महामारी हो, कोई युद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा जो मांग की जाएगी वो मांग सामान्य नहीं होगी, वो असामान्य मांग होगी। क्या होगी? वो असामान्य मांग होगी। तो जब मांग असामान्य होगी तो वस्तुओं की कीमत क्या होगी? कीमत भी सामान्य नहीं होगी, असामान्य होगी। कीमत भी क्या होगा? असामान्य होगा। और असामान्य कीमत वाली वित्तीय वर्ष में उसे हम आधार वर्ष मानकर देश के लिए कोई हम आंकड़ा नहीं बना सकते, हम कोई आर्थिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? मान लो देश में कोविड का समय था, मान लो क्या था ही, ठीक है। जो चीज आमतौर पे 20 रुपए की मिल जाती थी, जब आपूर्ति प्रभावित हुई, आपूर्ति बंद हो गई, आपूर्ति कम हो गई, तो जाहिर सी बात है कि बाजार से जिस चीज की आपूर्ति घटेगी तो उस चीज की मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ये 20 रुपए की चीज 80 रुपए में बिका। ये चीज क्या थी? यक्स। कौन सी चीज थी? यक्स। मैं नाम नहीं लूंगा, यक्स कुछ भी हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ये 20 वाली चीज 20 की ही बिके, लेकिन जो व्यापार के कलाकार लोग हैं उन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि हम आपदा में अवसर ढूंढ लें। उन्हें आपदा दिखा और उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश की। किसी भी प्रकार से उन्होंने 20 की वस्तु पे अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश की, जैसे भी कमाया, ये इनके प्रकार हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन यदि हम इसी वर्ष को आधार वर्ष मान लेते तो हम क्या कहते कि ये आधार वर्ष है और इसमें ये जो वस्तु है यक्स, यक्स की कीमत कितनी है? 80 है, क्योंकि 80 में बिकी है तो 80 हमें मानना पड़ेगा। अब स्थिति सामान्य हो गई, स्थिति सामान्य हो गई 1 साल 2 साल 3 साल में, और ये वस्तु जो है अपने पुरानी औकात में आ गई।
इसकी कीमत मान लो 20 से बहुत बढ़ के हो गई होगी, 30 हो गई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक्चुअल कीमत थी 20, बढ़ के कितनी हो गई 30, मान लो 40 हो गई। कितनी हो गई 40 हो गई। तो कायदे से तो इसकी कीमत 20 रुपए थी, लेकिन अब 3 साल बाद इसकी कीमत हो गई 40। तो एक समझदार आदमी क्या बोलेगा कि इस वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई, मतलब महंगाई दुगनी हो गई। लेकिन चूंकि आपने कोविड वाले वर्ष को आधार वर्ष मान लिया, तो कोविड में तो ये 80 का बिका था, स्थिति सामान्य हुई तो इसकी कीमत 40 हो गई है। तो जो उससे बड़ा समझदार होगा वो क्या बोलेगा, देखो देखो कोविड के बाद कितना बढ़िया हुआ, महंगाई आधी हो गई। पहले जो हम 80 का पाते थे अब हम 40 का ही पा रहे हैं। सारी बात समझ में? आप सटीक आर्थिक निर्णय नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने आंकड़ा ही गलत चुना हुआ है। बेस का मजबूत होना आवश्यक है। यदि बेस मजबूत नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पूरी अर्थव्यवस्था की मटिया मेट कर देंगे। आपको दीपावली पे पंखा साफ करना है, आपने नीचे टेबल लगाया और आप चढ़ गए पंखा साफ करने के लिए, आज इसकी पूरी पत्ती साफ करके चमका देंगे। लेकिन आप जिस टेबल पे खड़े हैं उसके चारों जो पैर हैं उसके चारों पाए जो हैं वो हिल रहे हैं। आप कितनी देर तक पंखा साफ कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। आप कितनी देर तक उस पर खड़े रह सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका बेस ही गड़बड़ है। तो बेस सही होना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सामान्य वर्ष क्यों लिया जाता है, हम कोई असामान्य वर्ष का चुनाव क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आइए अब इसी में अगला हम देखेंगे एक होता है SDDS। SDDS भारत में 97 में इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो ये SDDS कौन लेके आया, IMF। ये क्या है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, मतलब कोई बहुत आवश्यक तो नहीं है लेकिन जानना चाहिए क्या है ये। स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, IMF जो है SDDS की प्रणाली लेकर आया और भारत में 97 इस पे सिग्नेचर कर दिया। इस SDDS ने कुछ प्रावधान किया। क्या किया, प्रावधान किया। पहला प्रावधान यह था कि जो बेस ईयर है प्रत्येक 5 वर्ष पर बदलेगा। ये इनका प्रावधान है, उसी सिद्धांत को बाद में भारत सरकार ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता हमने बता दिया आपको। दूसरा सिद्धांत इन्होंने ये दिया कि आंकड़ा ये क्या होगा,
तिमाही होगा। आंकड़ा क्या होगा? तिमाही होगा। और तीसरी जो बात इसने कही वो कही कि वर्ष क्या होगा? सामान्य होगा, आपदा वाला वर्ष नहीं होगा। तो एसडीडीएस ने भी, आईएमएफ ने भी वही प्रावधान बताए जो हमने इसके पहले आपको बताए थे, जो भारत सरकार ने अडॉप्ट किया हुआ था। पहले से मान रहे थे, इसने कह दिया तो हमने भी उसको और पक्के तरीके से कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आइए अगली बात देखिए। लिखेंगे भारत में आधार वर्ष, बेस ईयर इन इंडिया। तो पहला जो बेस ईयर था भारत का वो था 1948-49। दूसरा बेस ईयर था 1960-61। तीसरा बेस ईयर था 1970-71। चौथा बेस ईयर था 1980-81। पांचवा बेस ईयर था 1993-94। अगला था 1999 सन 2000। सातवां था 2004-2005 और नेक्स्ट है 2011-12। तो कुल कितने हो गए? 8। अभी 10 दिन पहले की न्यूज है, 10 दिन का, 1 हफ्ते हुआ होगा। बेस ईयर को बदलने के लिए रिकमेंडेशन किया गया है, एक समिति बनी है और वो कह रहा है कि रिपोर्ट पेश करिए, बेस ईयर बदलना है। क्योंकि 2011-12 है ना, ये क्या चल रहा है? ये 2024-25 चल रहा है, मतलब ये 13 साल पुरानी बात हो गई। तो आंकड़े जितने हैं वो क्या हैं? 13 वर्ष पुराने आंकड़े हैं। तो आंकड़ों को रेक्टिफाई करना है, इसीलिए इसको बदलने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, ये बेस ईयर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 8 ही बेस ईयर है। अभी जब बदलेगा तो उसको आप करंट अफेयर्स में ऐड कर लीजिएगा। क्लियर? चलो आओ देखो, ये अब तक जो आप नेशनल इनकम के चैप्टर में ये पढ़ रहे थे, ये सारा कुछ था भूमिका। आइए अब देखते हैं जीडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। ग्रॉस क्या है, डोमेस्टिक क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो ग्रॉस का मतलब होता है मौद्रिक माप में मूल्यह्रास भी शामिल होता है। ये मूल्यह्रास क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उदाहरण समझो, देखो, ग्रॉस को समझो, डेप्रिसिएशन को समझो। फॉर्मूला लिख लो, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। ठीक है, देखो, आप 20 केजी गेहूं लेकर गए,
लेकर गए ना दुकान पे, दुकानदार ने आपको गेहूं पीसने के बाद 19.5 किलो क्या दे दिया, आटा। आपने बोला गेहूं तो हमने 20 किलो दिया था, आटा 19.5 किलो क्यों हुआ? तो भला आदमी क्या बोलेगा, ये जो आधा किलो है ना, ये जर्ती कट गया। क्या हो गया, ये जर्ती कट गया। तो केवल गेहूं में जर्ती नहीं कटता है, अर्थव्यवस्था में भी जर्ती कटती है। आप कार खरीद कर आए, क्या खरीद कर आए, कार खरीद के, कितने की, 5 लाख की। आपने सोचा था घर पे 5 लाख की कार लेके जाएंगे, पापा खुश होंगे, शाबाशी देंगे। पापा ने कुटाई कर दी और इस कार को तुरंत हटाओ, यहां से बेचो। अब आपको कार बेचना पड़ गया। आपने ग्राहक ढूंढा, ग्राहक ढूंढने में कितना लग गया, 10 दिन। ग्राहक बोला 5 लाख नहीं देंगे आपको, 5 लाख देना होगा तो शोरूम से नहीं खरीद लेंगे। आपको कितना देंगे, आपको देंगे 4.25 लाख, 4,75,000। तो आपकी कार कितने की थी, 5 लाख की। कितनी पुरानी थी, 10 दिन पुरानी। आपने कितना चलाया, नाम मात्र का, बिल्कुल न के बराबर। ये 25,000 रुपये कहाँ गया, जर्ती कट गया। इस जर्ती को पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ठीक है। आप 10,000 की टीवी लेकर आए, टीवी आपकी बहुत अच्छी चल रही थी। 2 साल बाद किसी ने आपको बता दिया भैया स्मार्ट टीवी लाइए। आपकी टीवी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन चूंकि अब आपको स्मार्ट टीवी का भूत चढ़ा हुआ है, तो आपने 2 साल बाद कहा कि चलो यार इसको दुकानदार को बेच के हटाओ, स्मार्ट टीवी लेंगे। अब दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने क्या बोला, चले ठीक है 3,000 दे दीजिए इसका। आप बोलेंगे अरे 3,000 क्यों, मेरी टीवी बिल्कुल नई जैसी है, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसका है, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया एकदम चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा मैंने इसको नया नया खरीदा था। तो 10,000 का टीवी है, 3,000 क्यों दे रहे हैं, आप मुझे 10,000 दीजिए क्योंकि बिल्कुल नए जैसा है। तो क्या बोलेगा, बोले नए जैसा है ना, नया नहीं है, आपने इसका यूज किया है। क्या किया है, यूज किया है। यूज करने के कारण इसकी कीमत घट गई। कितनी घट गई, 7,000। ये 7,000 क्या है, ये जर्ती है। इसी को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे मूल्यह्रास को। तो जब किसी वस्तु की कीमत मूल्यह्रास के साथ जोड़ी जाती है तो उसे हम ग्रॉस बोलते हैं। ये जो 10,000 वाली टीवी है ना, ये टीवी का ग्रॉस प्राइस है, और ये जो 3,000 है ये इसका नेट प्राइस है, क्योंकि इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हो गया है। ये 5 लाख की कार इसका ग्रॉस प्राइस है, और ये 4.25 लाख जो प्राइस है ये नेट प्राइस है। अरे बात समझ में। दूसरी बात आप ये समझिए, जैसे आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं 1 लाख रुपए, आपने किसी को भेजा, जाओ जरा उसके यहां से पैसे मांग के लाओ। वो गया 1 लाख रुपए लेके आया, और आपको कितना दिया, 99,500 रुपए। कितना दिया, 99,500 रुपए। आपने बोला था तुम्हें तो 1 लाख रुपए लाना था, 99,500 क्यों लाया।
बोलेंगे ऐसा है चाचा, वहां गए थे ना तो आने जाने में किराया लगा है, और 2 बार भूख लगी थी तो खाना भी खा लिए, तो 500 रुपये कहाँ चला गया? किराए में और भोजन में। एक्चुअल में आपको 1 लाख मिलना था, लेकिन आपको 99,500 मिला। तो ये ग्रॉस वैल्यू है, ये नेट वैल्यू है, और ये क्या है? जड़ती। इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो आई थिंक अब आप जो है ग्रॉस को समझ गए हैं। अब हम समझेंगे इस डिप्रिसिएशन को। यदि आप लिखना चाहें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो आप लिख लीजिए, ये डिप्रिसिएशन क्या है? प्रयोग के कारण मूल्य में कमी। प्रयोग के कारण मूल्य में कमी। और इसे हम क्या कर सकते हैं? घिसावट। मशीन चलता है, घिसावट होती है मशीन की, तो ये भी क्या है? ये डिप्रिसिएशन है। दूसरा शब्द इसमें लिखा हुआ है डोमेस्टिक। अब हम किस पे फोकस करेंगे? अब हम फोकस करेंगे डोमेस्टिक पे। डोमेस्टिक देखिए, डोमेस्टिक को हिंदी में कहते हैं घरेलू। तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। भारत के घरेलू क्षेत्र के, भारत के घरेलू क्षेत्र के भीतर केवल उसी उत्पाद को, केवल उसी उत्पाद को शामिल किया जाता है केवल उसी उत्पाद को शामिल किया जाता है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में हुआ हो। क्लियर? भारत के घरेलू क्षेत्र के भीतर केवल उसी उत्पाद को शामिल किया जाता है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर हुआ हो। इस शब्द पे गौर कीजिए, अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा, और एक होता है देश की भौगोलिक सीमा। तो देश की भौगोलिक सीमा और अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा दोनों एक ही शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग है। और इस बात यदि आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों में फर्क क्या है। अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा हम किसे कह रहे हैं, और देश की भौगोलिक सीमा हम किसे कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है, दोनों एक ही नहीं है, दोनों में अंतर है। क्लियर? आइए देखते हैं।
देखिए घरेलू क्षेत्र क्या है, और भौगोलिक क्षेत्र क्या है। जैसे ये भारत है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो बाउंड्री हमें दिख रही है, ये क्या है, ये भारत की भौगोलिक सीमा है। ये सब क्या है, ये भौगोलिक सीमा है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक शब्द आ गया है कि अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा। देखो ये क्या है भैया, देश के निवासी के स्वामित्व वाली जलयान, वायुयान, अंतरिक्ष उपग्रह, ठीक है, या अन्य देशों में स्थापित दूतावास, तथा सैन्य अड्डे। एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहीं से परीक्षा में उठा के पूछेगा, कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा क्षेत्र नहीं है। तो क्या है, जलयान, वायुयान, अंतरिक्ष उपग्रह, दूतावास, सैनिक अड्डा। अगर हमारे देश में यहाँ पे अमेरिका का दूतावास है दिल्ली में, तो ये जमीन भले हमारी है, लेकिन ये अमेरिका का आर्थिक घरेलू क्षेत्र कहा जाएगा। क्लियर। हमारे देश का कोई निवासी है और इसका पानी का जहाज तैरते तैरते कहाँ चला गया, इंडोनेशिया में। तो भले वो इंडोनेशिया के समुद्र में हो, भले वो इंडोनेशिया में बिजनेस कर रहा हो, लेकिन ये भारत का आर्थिक घरेलू क्षेत्र कहा जाएगा। भले यहाँ श्रीलंका है और श्रीलंका से हमने कहा कि हम आपके यहाँ पे एक सैनिक अड्डा बनाना चाहते हैं। श्रीलंका ने कहा ठीक है बना दीजिए, हमको क्या फायदा होगा। आप कहेंगे आपके भी सुरक्षा करेंगे, बोलेगा ठीक है तो और अच्छा है बनाओ। आपने बना दिया, तो ये भले ही श्रीलंका की जमीन में है, लेकिन ये हमारा घरेलू आर्थिक क्षेत्र है। आ रही बात समझ में? क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन में निवासी लिखा है ना, नागरिक नहीं लिखा है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, दो स्टेटमेंट देगा, एक में निवासी लिखा रहेगा, एक में नागरिक लिखा रहेगा। आपको लगेगा नागरिक वाला सही लग रहा है, ऐसा नहीं है। हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस निवासी शब्द का महत्व है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र क्या है। तो देश के निवासी के स्वामित्व वाली जलयान, वायुयान, अंतरिक्ष उपग्रह, भले ये किसी दूसरे देश में ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र कहा जाएगा। इसी तरह अगर कोई देश है, उसने हमारे यहाँ कोई सैनिक अड्डा बना रखा है,
तो यह जो सैनिक अड्डा होगा उतना क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, समझ। अन्य देशों के दूतावास, सैनिक अड्डे। अब आइए इसको देखिए, निवासी क्या है। निवासी को समझिए भाई। लिखिए, यदि किसी भी देश के नागरिक, यदि किसी भी देश के नागरिक किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में 12 माह या उससे अधिक की अवधि तक निवास करता है तथा आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता है। यदि किसी भी देश का नागरिक किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में 12 माह या उससे अधिक अवधि तक निवास करता है तथा आर्थिक गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे देश की अर्थव्यवस्था का निवासी माना जाएगा। तो ये कैसा निवासी है? ये उस देश की अर्थव्यवस्था का निवासी माना जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ निवास करने से नहीं होगा, 12 माह या उससे अधिक आपको निवास करना पड़ेगा तथा आर्थिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। आप अमेरिका में गए, 3 महीने वहां पे आपने काम किया, पैसा कमाया, आप यहाँ भाग के चले आए वापस इंडिया, तो आपने वहां कितने दिन तक निवास किया? 3 महीने तक। तो आप वहां पे उसकी अर्थव्यवस्था के निवासी नहीं माने जाएंगे। लेकिन आप वहां पे गए, मान लीजिए आप वहां पे मास्टर है, पढ़ा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप भले भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप चूंकि वहां पे पढ़ा रहे हैं और 12 महीने से अधिक समय से अपना आप वहां पे काम कर रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां भी कर रहे हैं, तो आप वहां के अर्थव्यवस्था के निवासी माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है। अब आइए देखते हैं जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म, इसका डेफिनेशन क्या है? तो फुल फॉर्म में देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, एक शब्द बचा, प्रोडक्ट। बेसिकली प्रोडक्ट क्या हो सकता है? प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी ठीक है। तो क्या हो सकता है?
प्रोडक्ट जो है वस्तु भी हो सकता है और सेवा भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। हम प्रोडक्ट उसी को कहेंगे जहां पे कोई आर्थिक लाभ हो रहा हो, हानि भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि हो रही हो। आर्थिक गतिविधि का तात्पर्य आर्थिक लाभ से है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा, यह लीगल होना चाहिए, ये वैध होना चाहिए। ठीक है? तो आर्थिक गतिविधि भी हो और वैध भी हो। अब आइए देखते हैं, इसको समझिए, इसमें क्या अंतर है। मान लीजिए एक कोई अध्यापक हैं, वो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? कोचिंग क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बदले में उनको क्या मिलता है? पैसा। और ये बच्चों को क्या देते हैं? एजुकेशन। तो चूंकि ये अपनी सेवा दे रहे हैं और बदले में इनको उसका पैसा मिल रहा है, तो ये आर्थिक गतिविधि है, हम इसे प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर? लेकिन यदि ये टीचर घर पे आता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो ये पढ़ा तो रहा है अपने बच्चों को, ये वही काम कर रहा है जो ये अपनी कोचिंग में कर रहा था। जो कोचिंग के बच्चों को पढ़ा रहा था वही काम ये घर पे भी कर रहा है, लेकिन घर पे इसे पैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो टीचर की गतिविधि है ये आर्थिक गतिविधि नहीं है, क्योंकि इसको सेवा के बदले कुछ मिल नहीं रहा है। आपने किसी को जूता पॉलिश किया, उसने आपको 5 रुपए दिए, ये आर्थिक गतिविधि है। लेकिन आपने जूता पॉलिश किया, उसने कहा कि खुश रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, बदले में उसने आशीर्वाद दे दिया, तो ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। घर में जो हाउसवाइफ हैं वो बहुत सारा काम करती हैं, सुबह 5 बजे से और रात 10 बजे तक काम करती हैं। इतना काम तो शायद किसी कंपनी में करती हैं, बहुत सारा पैसा मिलता, लेकिन घर पे काम करती हैं। इस काम के बदले हाउसवाइफ को कोई सैलरी नहीं मिल रही है, कोई उनको पैसा नहीं मिल रहा है, सेवा के बदले कोई पैसा उनको नहीं मिल रहा है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है। तो हाउसवाइफ का जो काम है वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है? हाउसवाइफ से क्या कहा जाता है? तुम पैसा क्या करोगी, ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम घर की मालकिन हो। तो ऐसा कह के उसको बेवकूफ बना दिया गया है, और वो बेचारी जो है अनादिकाल से, जब से जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से बेवकूफ बनी हुई है। तो ये आर्थिक गतिविधि है। ठीक है? अब अगली चीज क्या है? वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल का क्या मतलब है? देखो ध्यान से। एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है रामू। ठीक है? हो सकता है रामू को बुरा लग जाए, तो व्यक्ति का क्या नाम है? व्यक्ति का नाम है ए। ठीक है? तो ये व्यक्ति क्या काम करता है? बहुत पैसे कमाता है। तो लोगों ने इससे पूछा इतना पैसा कैसे कमाते हो? तो इसने कहा कि मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ। क्या करता हूँ?
मंदिर जाता हूँ, और मंदिर में जब सब लोग अंदर दर्शन करने जाते हैं तो मैं चप्पल चुराता हूँ। और भगवान की दया से ये मेरा जो धंधा है बहुत जोरों से चल रहा है। मुझे प्रतिदिन 150 चप्पलें मिल जाती हैं, और मैं इसको लेके जाता हूँ। एक दुकान है चोर बाजार में, वहाँ मैं 25% कीमत पर लगभग सारी चप्पलें बेच देता हूँ। तो मैंने इसे चप्पल दिया, बदले में इसने मुझे 25% के हिसाब से चप्पल का प्राइस दे दिया। तो इस तरह क्या हुआ, मेरा धंधा बहुत जोरों से चल रहा है। सोच रहा हूँ कि मैं भी इनकम टैक्स भरूं, क्योंकि मेरी इतनी कमाई हो रही कि वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर जा रहा है। देखो, इसने इसे चप्पल दिया, बदले में इसने इसे पैसा दिया, वस्तु के बदले इसे धन प्राप्त हुआ। क्या एक आर्थिक गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि तो है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, ये उत्पाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलीगल है, ये वैध नहीं है, अवैध है। क्योंकि चप्पल इसकी नहीं थी, चप्पल इसने चुराया था। चोरी क्या है? क्राइम है। तो जो ये मंदिर वाली बात नहीं जानता कि ये चप्पल कहां से लेके आया, उसको तो लगेगा हाँ ठीक है, इसने अपना चप्पल इसको बेच दिया, बदले में पैसा ले लिया। तो यदि मंदिर को छोड़ दें तो यहां तक तो हमको ये ठीक लग रहा है कि वस्तु दिया, बदले में पैसा लिया। लेकिन हम जानते हैं कि ये चूंकि चप्पल मंदिर से चुराया हुआ है, चोरी का चप्पल है, इसीलिए ये क्राइम है। तो यदि ये क्राइम है तो ये प्रोडक्ट भी नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई अवैध रूप से किसी जो है नशीले पदार्थ का व्यापार करता है तो करोड़पति हो जाए, उससे नहीं मतलब है, वो प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीगल नहीं है। तो प्रोडक्ट में इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? लीगल भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। हमने जीडीपी में ग्रॉस को भी समझा, डोमेस्टिक को भी समझा, और प्रोडक्ट को भी समझा। अब कल हम जीडीपी को शुरू करेंगे शुरुआत से, और उसके बाद हम इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज मैं जीडीपी को बता सकता था, लेकिन वो कंप्लीट ना हो पाता, इसलिए मैंने इसको कल के लिए छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बढ़िया तरीके से इसको जो समझ में आ रहा होगा। देखते रहिए। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल रिप्लाई। थैंक यू।